आज का फोकस हमारा शिफ्ट हो रहा है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसकी तरफ। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक एंड रेडीज अन्ना प्रिस्टोपो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर और वेबसाइट्स के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी कर दिया है। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी की बात की गई। इसमें ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में लिया गया था। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस बीच केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट या फिर ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध भी नहीं किया। सरकार पिछले 1.5 सालों से इसकी जांच कर रही है। वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने भी रोका नहीं था। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ दो लोग जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार डीडी न्यूज और डॉक्टर पवन दुग्गल जो एक्सपर्ट हैं ऑनलाइन मामलों के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। ये ऐप्स पर जो फैसला लिया गया है बैन करने का, ये कितना बड़ा फैसला है और क्या ये पहले लिया जा सकता था? अच्छा, देखिए, जब हमने देखा था कि कुछ ऐप बंद करने की शुरुआत हुई थी, खासतौर पर टिकटॉक ऐप, आपको याद होगा, तब तमाम ऐसे ऐप बैन किए गए थे जो चीनी ऐप थे, और तब ये संकेत मिले थे कि भविष्य में जो सट्टेबाजी और जुआबाजी वाले जो ऐप है अवैध तरीके से जो संचालित हो रहे हैं उनको बैन किया जा सकता है। सवाल यह है कि उन ऐप को बैन कब किया जाएगा, उसके लिए कोई औपचारिक शिकायत करेगा, एक मैकेनिज्म होगा, और राज्य सरकारों की बहुत हद तक जिम्मेदारी है कि वो इस बात की जानकारी दें आईटी मंत्रालय को, सूचना दें, अपने स्तर पर कार्रवाई करें, उसे बैन करने का काम करें। तो हमने देखा कि जब महादेव ऐप का मामला आया, ईडी ने शिकायत की, ईडी ने छापेमारी की, और जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगे। उसके बाद बहुत चर्चा में मामला आ गया और ईडी की शिकायत के बाद ये एक बड़ी कार्रवाई की गई। न केवल महादेव है बल्कि 22 ऐसे अवैध तरीके से सट्टेबाजी और जुए वाले ऐप बैन किए गए हैं। और केंद्र सरकार ने ये संकेत बहुत पहले दिए थे कि जहां जहां से जो जानकारी जुटाई जाएगी, जब जब किसी इस तरह का मामला आएगा अवैध सट्टेबाजी को लेकर सरकार सख्त होगी, और इसके लिए एक नियमन की बात कही गई थी। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं उसी दशा में एक कदम है कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो एक चिंता जताने वाले ऐप थे उनको बैन किया गया। हम जानते हैं टिकटॉक सहित आज के दिन में देखें तो तमाम ऐप बैन किए जा चुके हैं, और अब इस सट्टेबाजी ऐप को बैन किया गया। जहां तक आपका सवाल है क्या जल्दी किया जा सकता था, अगर राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करती, पहले अगर जिस राज्य में ज्यादा उस सट्टेबाजी ऐप का अवैध इस्तेमाल हो रहा है वहां से कोई औपचारिक शिकायत आती तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन यहां पर हमने देखा कि ईडी ने जब शिकायत की, ईडी ने ये कहा कि इसे बैन किया जाना चाहिए, तब केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई की। तो राज्य सरकार अगर ज्यादा प्रोएक्टिव रहती, छत्तीसगढ़ सरकार, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि ये कार्रवाई पहले हो जाती। शैलेंद्र, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा वापस लूंगा। डॉक्टर पवन दुग्गल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर शामिल होने के लिए। हम आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर पूरा देश जानता है और मुझे खुशी है कि आप दूरदर्शन के साथ भी जुड़े रहे, और आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहे हैं। ये पूरा ऑनलाइन गेमिंग का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, क्या हम इस मामले में रिएक्टिव हैं या फिर हम पहले से कुछ पॉलिसीज बना करके इस पर काम कर सकते हैं? अगर आप उससे शुरुआत करें। मुझे लगता है कि आज की तारीख में हम लोगों का भारतवर्ष का जो रिएक्शन होता है वो रिएक्टिव तौर पर होता है, प्रोएक्टिव पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे जैसे समस्याएं आती हैं उसको समझने का, जूझने का और उनको डील करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग इतना बड़ा विशाल इकोसिस्टम है कि जब तक आप उसे प्रोएक्टिवली डील करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक समस्याएं, चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी। आज की
धरातल पर जब मैं देखूं तो पाता हूं कि भारत के पास आज भी कोई ऑनलाइन गेमिंग को लेकर विशिष्ट कानूनी प्रावधान या कानून मौजूद नहीं है। कुछ प्रावधान हम लोगों ने भारत के आईटी रूल्स 2021 में कवर तो किए हैं, लेकिन उनको सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर किया है इन देयर कैपेसिटी एज एन इंटरमीडियरी। लेकिन पूरे ऑनलाइन गेम जो प्रकरण है, क्या वो लीगल है, क्या वो लीगल नहीं है, उस पर टिप्पणी नहीं दी गई है। ये दूसरी बात है कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है जो कहता है कि भारतवर्ष में गैम्बलिंग अवैध है, गैर कानूनी है। हालांकि कुछ ऐसे राज्यों के स्टेट लॉज हैं जो कुछ लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में कुछ ऑनलाइन गेम्स को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं। लेकिन आज जब इतना एक नशा सा आ गया है ऑनलाइन गेम्स खेलने का, तो कहीं ना कहीं आपको विभिन्न प्रकार की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेवारियों को परिभाषित करना पड़ेगा। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, उनके दायित्वों के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि वो स्वयं कोशिश करें कि वो इस तरह के ऑनलाइन स्कैम ऐप से या ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के शिकार ना बन जाए साइबर क्राइम के। तो कहीं ना कहीं जागरूकता, कैपेसिटी बिल्डिंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी आम उपभोक्ताओं के संदर्भ में। डॉक्टर दुग्गल, आपसे समझना चाहेंगे जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की है, केंद्र सरकार की है, या फिर जिसको धोखा मिला वो जाके पुलिस में शिकायत करे? ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी? ये जिम्मेवारी सारे स्टेक होल्डर्स की एक साथ बनेगी, क्योंकि हम सारे स्टेक होल्डर्स एक ही चेन के अलग अलग लिंक्स हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी। तो लिहाजा चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल स्टेक होल्डर्स हो, ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम के, या चाहे वो उपभोक्ता ही क्यों ना हो, इन सबका योगदान होगा। लेकिन प्रॉब्लम है अभी तो बहुत ग्रे जोन है, किसी को पता ही नहीं है कि बस ऑनलाइन गेम्स भारतवर्ष में लीगल है या नहीं। आज लोग महादेव ऐप पर जाते हैं, क्यों? उन्हें लगता है कि साहब एकदम सट्टाबाजी का मेरे को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो और कहीं नहीं मिलता। और इनके एप्स के जो डेवलपर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो भारत के बाहर स्थित हैं, जो भारतीय कानून के दायरे के बाहर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को बताना पड़ेगा कि साहब आप बहुत छोटे प्रलोभन में मत पड़े, हो सकता है आपको बहुत बड़ी कानूनी समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए बहुत जरूरी है कि दायित्व निभाने की जो परिभाषा है वो परिभाषित की जा सके कानून में। डॉक्टर दुग्गल, एक सवाल ये भी कि महादेव ऐप के जरिए लोगों को ये पता चला कि एल्गोरिथम ही ऐसा बनाया गया था कि अगर आप एक घंटे तक खेल लें तो आप जितने पैसे लगा रहे हैं वो सब के सब डूब जाएंगे। शुरुआत में केवल 30% लोगों को जीतने का मौका दिया गया कि आप 100 रुपए लगा रहे हैं तो आप 1200 रुपए, 1500 रुपए बना पाए, और शायद ये लालच देने की कोशिश और ये आईटी एल्गोरिथम के साथ प्ले किया गया जिससे लोग आए और केवल पैसा बनाएं और लोग चले जाएं। धन शोधन का एक बहुत बड़ा मामला। देखिए, आज ये जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं ये कुछ नहीं है, केवल साइबर क्राइम के एक नए स्वरूप है। आपको हमें इस बात को समझना होगा, क्योंकि देखिए हम सोचें कि हम लकी, हम गेम खेलेंगे, हम लकी हो जाएंगे, हम करोड़ों रुपए कमा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लोगों को क्योंकि लालच है, इसी लालच को टारगेट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स और इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग एप्स लेकर आते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत लोगों को कुछ जिताएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे और फिर एल्गोरिदम इस तरीके से बनाया जाएगा कि कुछ समय की अवधि के बाद एल्गोरिदम इंश्योर करेगा कि चाहे आपके कितने भी अच्छे पत्ते हो या कितने भी अच्छे मूव्स क्यों ना हो, आप लूज करेंगे। और वो सारे के सारे पैसे ये ऑनलाइन एप्स के जो निर्माता हैं, जो ओनर्स हैं, उनके पास चले जाएंगे। यही कारणवश है कि इस महादेव ऐप में कितने 5000 से ज्यादा करोड़ रुपयों की धांधली नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इनको नियंत्रित करने की भी जरूरत है। भारत का आईटी एक्ट कहता है कि भारतीय कानून न केवल भारत के अंदर विद्यमान होगा, लेकिन भारत के बाहर स्थित ऑनलाइन गेम्स पर भी एप्लीकेबल होगा, अगर वो गेम्स भारत के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या मोबाइल से इस्तेमाल देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है उस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी का प्रावधान का हमको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनको इफेक्टिवली नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर दुग्गल, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शरण, आपका भी शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, इस खास प्रोग्राम में अपना इनपुट देने के लिए।